हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन जब भी आप बना रहे हो तो उसमें ऑथेंटिकेशन पार्ट कैसे कवर करना है। तो हम जो ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं उस पर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे हमारे पास दो स्क्रीन्स रहने वाली हैं। एक है लॉगिन के लिए और इसी स्क्रीन पे हमने साइनअप वाला पार्ट भी कर रखा है। तो क्लिक करते ही साइनअप वाला आपका एरिया आ जाएगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं हमें एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कराना है और जैसे ही आपका कोई लेट्स से टोकन एक्सपायर होता है तो हमें होम पेज से वापस उसको लॉगिन पेज पे लेके आना है। तो एक रिएक्ट एप्लीकेशन का विथ एक्सप्रेस बैकएंड और आपका पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेशन पार्ट कैसे कवर करते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ admin@mail.com और पासवर्ड में आपका रहने वाला है यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ये मेरे को होम पेज पे लेके आता है। और होम पेज पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कि आपका एक API है जो सिर्फ टोकन के साथ ही काम करेगी। तो वो API यहाँ पे हम कॉल करेंगे तो कंसोल में देख सकते हैं उस API का रिज़ल्ट हमें कंसोल में देखने को मिलेगा। तो हिट करते ही वो मेरे को मेरा ही डेटा यहाँ पे रिटर्न करती है जो भी टोकन का डेटा होता है वो। और अब मैंने जो API है इस पे जो हमारा जो टोकन की जो एक्सपायरी है वो हमने रखी हुई है यहाँ पे 1 मिनट की। तो 1 मिनट के बाद जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो ये मेरे को टोकन का एक्सपायरेशन का एरर देके ये मेरे को रिटर्न कर देगा लॉगिन पेज पे। तो जब भी मैं हिट करता हूँ तो अभी देखेंगे अभी 1 मिनट नहीं हुआ है तो ये आपका एक्सपायर नहीं हुआ है। तो जैसे इसको मैं 1 मिनट बाद यहाँ पे इस API को हिट करता हूँ तो आप देखेंगे 403 फॉरबिडन और आपका जो एरर है वो। और साथ ही में जो नेविगेट हमें किया है इसने वो किया है आपका ऑथेंटिकेशन पेज पे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम रेडी करने वाले हैं इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और लिखते हैं npm create wait @latest और इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम पहले लिखते हैं फ्रंट एंड विथ रिएक्ट एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट। इस वाले प्रोजेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो CD करते हैं फ्रंट एंड लिखते हैं npm इंस्टॉल और साथ ही में चलते हैं ShadCN पे और उसके इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो करते हैं। सेलेक्ट करते हैं वेट और यहाँ पे जो टेलविंड का स्टार्टिंग पार्ट है इंस्टॉलेशन पार्ट वो कॉपी करते हैं। और जैसे ही आपका ये npm इंस्टॉल ख़त्म होता है वेट का हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं और टेलविंड इनिट वाला पार्ट भी कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन डन होता है हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं npm init और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट और करते हैं एंटर। तो अगर आप यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर देखेंगे तो हमारे सारी फाइल्स यहाँ पे दिखने लग गई हैं और tsconfig.json फाइल ऑलरेडी क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो अवेलेबल है। तो इन वैल्यूज़ को सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एक एक्स्ट्रा कॉमा एंटर कर देते हैं। इसको करते हैं सेव। उसके बाद चलते हैं हमारा टाइप्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो लिखते हैं npm i टाइप्स नोड और इसके बाद चलते हैं हमारे वेट कन्फिग में और जो भी अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उनको सीधा रिप्लेस करते हैं कॉपी विद वैल्यूज़ से। उसके बाद हम ShadCN को इनिशिएट कर सकते हैं। तो npm ShadCN UI latest init तो इसको एंटर करते ही हमारा ShadCN यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बेसिक कोर लाइब्रेरी हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देते हैं। लिखते हैं डिफ़ॉल्ट विथ लेट्स से ग्रे और ग्लोबल CSS ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास index.css नाम से। तो लिखते हैं सोर्स index.css। CSS वेरिएबल रखते हैं यस टेलविंड कन्फिग यस। उसके बाद एंटर करता चल रहा हूँ मैं और बस एक लास्ट में जो हमारा यहाँ पे रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स है उसके लिए मैंने नो सेलेक्ट किया था
और इसको करने के बाद इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये ख़त्म होता है उसके बाद आप सीधा एक बटन कंपोनेंट यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल, और इसको यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हमारा बटन कंपोनेंट सक्सेसफुली रेंडर होता है तो हमारा shadcn विद टेलविड का सेटअप आपका प्रॉपर हुआ है। तो app.tsx में मैं यहाँ पे सब कुछ रिमूव करके इंपोर्ट करता हूँ बटन, और यहाँ पे लिखते हैं बटन, और साथ ही में मैं इसमें लिख देता हूँ क्लिक। तो इसको सेव करके npm run dev करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे एक सिंपल बटन विथ क्लिक और ब्लैक कलर है। इसका मतलब shadcn हमारा प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद मैं चल रहा हूँ यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम सर्च करने, और यहाँ पे आप देखेंगे हमें रिएक्ट राउटर डॉम का ये वाला पैकेज यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ W3 स्कूल्स पे, क्योंकि प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे हमें मिल जाता है, और मैं कॉपी करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम के npm init को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विथ फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको आइटम्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ सीधा ब्राउज़र राउटर को, और मैं जा रहा हूँ अपनी app.tsx फाइल में जहाँ पे हमने बटन डाला था। तो वहाँ पे हम सीधा पेस्ट करते हैं ब्राउज़र राउटर, और मैं बनाता हूँ कुछ फ़ोल्डर्स यहाँ पे। तो मैं बनाता हूँ फ़ोल्डर पेजेस नाम से, और सबसे पहला यहाँ पे मैं फ़ाइल बना रहा हूँ layout.tsx, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ sfc, और ये मैंने टेलविंड के स्निपेट्स का एक यहाँ पे प्लगइन डाला हुआ है। तो टेलविंड स्निपेट्स आप लिखेंगे तो आपको ये प्लगइन इजीली मिल जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, सीधा एक्सपोर्ट रिटर्न, और यहाँ पे सीधा अभी के लिए लिख देते हैं लेआउट। तो एक आपका ये बनाने के बाद, इस पेज के बाद मैं बनाता हूँ home.tsx। तो ये आपका होम पेज रहेगा, तो उसमें वही पेस्ट करते हैं लेआउट वाली वैल्यूज़, और रिप्लेस कर देते हैं लेआउट को होम से। और चलते हैं आगे, इसमें एक और पेज बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं auth.tsx, जो कि आपका ऑथेंटिकेशन का पेज रहेगा। और इसके बाद एक पेज और बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं nopage.tsx। तो जब भी कोई भी ऐसा पेज है जो आपका विजिट नहीं हो सकता है तो उस पर हम ये वाला पेज यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो लिखते हैं nopage एंड 404। तो ये आपके बेसिक पेजेस हमने बना लिए हैं। तो अब चलते हैं app.tsx में, और इसका जो इंपोर्ट का यहाँ पे जो कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं इंपोर्ट को, और यहाँ पे बटन हटा लेते हैं, आई गेस लोगो एंड वेट लोगो भी हटा लेते हैं। और इसके बाद इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं पेजेस को। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट लेआउट, और ये हो गया आपका लेआउट पेज। और इसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट होम को। तो इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम, एंड इंपोर्ट नो पेज फ्रॉम पेजेस नो पेज। और इसके बाद एक आपका लेट्स से इसको हटा लेते हैं, और नो पेज को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, और npm run dev करके एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं npm run dev, इसको कर देते हैं क्लोज। आई गेस इसमें से हमें इतना ही यहाँ पे चाहिए था। तो अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास लेआउट यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है। तो चलते हैं लेआउट में। अब लेआउट पे आपको क्या इंपोर्ट करना है, तो लेआउट पे जो डायनेमिक पार्ट है उसको बनाने के लिए हमें आउटलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंपोर्ट करते हैं आउटलेट, और जहाँ पे हमने रिटर्न लेआउट किया है इस पर एक रिटर्न करते हैं div, और उस पर हम सीधा लिख देते हैं आउटलेट। तो ये क्या करेगा, आपका डायनेमिक एरिया यहाँ पे सेट कर देगा जिस पे आप बाकी के पेजेस लोड कर सकते हैं। तो जैसे इसको सेव करते हैं आप देखेंगे अब हमें होम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी पेज को विज़िट करता हूँ, जैसे मैं कुछ भी डालता हूँ जो अवेलेबल नहीं है हमारे ब्राउज़र राउटर में, हमने नहीं दिया है, तो वो 404 करेगा और नॉर्मली आपका होम पेज दिखेगा। तो इसके बाद चलते हैं हमारे आई गेस लेआउट में ही थोड़ा सा हम अपना लेआउट सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास नेम लिखता हूँ डार्क विथ बीजी बैकग्राउंड। तो डार्क आपका हम थीम सेट कर रहे हैं, और बीजी बैकग्राउंड आपका जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड के लिए जो वैल्यू है वो, जो कि हमारे index.css में थीम से आ रही है। और इसके बाद चलते हैं app.css में कुछ ऑलरेडी css पड़ी है, इसको कर देते हैं रिमूव। और अब आप देखेंगे हमारा जो बैकग्राउंड है वो दिख तो रहा है, लेकिन उसकी विड्थ एंड हाइट सेट नहीं है। तो मैं लिखता हूँ फ्लैग्स आइटम सेंटर, और यहाँ पे सेंटर नहीं, इसको करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें सेंटर पे नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा टॉप से कुछ मार्जिन के साथ ही स्टार्ट चाहिए।
और लिखते हैं जस्टिफाई सेंटर अलॉन्ग विथ, यहाँ पे हाइट हमें सेट करनी है तो हाइट फुल लेता हूँ मैं, और साथ ही में जो मिनिमम हाइट है उसको मैं सेट कर रहा हूँ स्क्रीन की हाइट। तो मिनिमम हाइट स्क्रीन की हाइट प्लस अगर आइटम्स हैं जो मिनिमम हाइट से ज़्यादा जाते हैं तो वो आपका हाइट फुल की वजह से स्क्रॉल बार हमें देखने को मिलेगा। और एक PY भी दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल का, ताकि टॉप से यहाँ पे गैप रहे इसमें थोड़ा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास आउटलेट के बाद हम आते हैं हमारे app.tsx में, और इस पे हमारी जो ऑथ फाइल हमने बनाई है उसको इंपोर्ट करते हैं और एक राउट बना लेते हैं ऑथ के लिए। तो कॉपी करते हैं यहाँ का, तो इसमें हमें पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ इक्वल टू स्लैश लेट्स से ऑथ, और होम की जगह यहाँ पे लिखते हैं ऑथ। और इसके बाद अगर आप ऑथ पे विज़िट करेंगे तो हमें ऑथ पेज यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ऑथ पे ही बेसिकली काम करने वाले हैं। तो ऑथ पे स्टार्ट करते हैं हमारा डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक डिव। तो डिव लेते हैं और सबसे पहले ट्राई करते हैं एक हेडिंग देते हैं यहाँ पे। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ लेट्स से चैट ऐप, और इसके लिए इसको करते हैं क्लास नेम देते हैं डार्क, और जब डार्क है तब इसको कहते हैं कि टेक्स्ट आपका रहेगा वाइट। तो इसको सेव करते ही हमें अब अपना चैट ऐप यहाँ पे हेडिंग देखने को मिल रही है। और इसके बाद चलते हैं आगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जो डिज़ाइन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं शेड सीन में, और शेड सीन में यहाँ पे सर्च करते हैं लेट्स से हमारे पास टैब्स डिज़ाइनिंग देखते हैं। तो लॉगिन और साइन अप के बटन्स रहेंगे, और जब मैं जिस भी पेज पे स्विच करना चाहूँ, लॉगिन एरिया या फिर साइन अप एरिया, वो हम वहाँ पे स्विच कर पाएँ। तो हमें यहाँ पे देखना है आइदर टैब्स। तो आई गेस ये वाला पेज एक बार डार्क में व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे अकाउंट और पासवर्ड, और जिस भी टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आपका एक्टिव रहेगा। तो इसी को ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले टैब्स कंपोनेंट शेड सीन का। तो एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ मैं फॉर ऑल इंस्टॉलेशंस। CD करते हैं फ्रंट एंड में और पेस्ट करते हैं इसको। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम सीधा चलते हैं, हमारा जो कार्ड कंपोनेंट इसमें यूज़ हो रहा है वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं कार्ड पे और इसको कॉपी करते हैं, और फिर से यहाँ पे इंस्टॉलेशन में इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट डालने के बाद फिर हम जाके आपका जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी आई गेस यूज़ हो रहे हैं CY को बनाने के लिए, तो एक बार वो चल के देख लेते हैं। तो वो चलते हैं टैब्स में, और अगर आप कोड में देखेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट कंपोनेंट है और साथ ही में लेबल कंपोनेंट है। तो इसको भी यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो मैं एक काम करता हूँ, कार्ड को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इनपुट, और इसको करते हैं एंटर, और फिर से यहाँ पे एरो की अब दबाते हैं और इनपुट की जगह अब करते हैं लेबल और करते हैं एंटर। तो ये इंस्टॉल होने के बाद सीधा इसके इंपोर्ट्स को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं हमें सारे ही चाहिए, और ऑथ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और इवन यहाँ पे जो हमारा टैब कंपोनेंट है, इसमें जो भी टैब्स के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी कॉपी करके यहाँ पे हेडिंग 1 के बाद आई गेस एक नया डिव ले लेते हैं। तो उसके अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ एक टैब के साथ। तो ये अगर आप देखेंगे तो सेम UI अब हमें अपने ऑथ पेज पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद इसमें सिर्फ जो हमारी वर्डिंग्स हैं उन्हें चेंज करना है। तो एक बार इसको अगर फुल विड्थ में भी देखेंगे तो एक सेक्शन हमारा और रहता है कि अभी ये सारा हमारा एक सिंगल कॉलम के अंदर आ रहा है, जो कि मल्टीपल कॉलम होने चाहिए। तो मैं ग्रिड का यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम्स 2। तो जैसे ही 2 करता हूँ तो आप देखेंगे चैट ऐप आपका लेफ़्ट में आता है
और जो हमारा लॉगिन वाला एरिया वो आपका राइट में। तो इस चैट ऐप को भी मैं एक डिव में ले लेता हूँ। तो इसको लेते हैं एक डिव में, और इस डिव को मैं क्लास नेम देता हूँ बॉर्डर। तो जैसे आप ये बॉर्डर करते हैं, इवन हमारा जो टैब एरिया है उसमें जो डिव लिया था उसको भी क्लास नेम देते हैं बॉर्डर। तो आप देखेंगे लेफ़्ट राइट, हाँ, 2 कॉलम के साथ हमारा ये सेक्शन ऐसे दिख रहा है। तो बॉर्डर बाद में हम हटा देंगे, तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ उसका सेटअप के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ गैप, दे देते हैं ग्रिड को गैप 5, और ग्रिड का सेटअप हमें ऐसा रखना है कि जब आपकी जो यहाँ पे UI है, तो मैं कॉलम इसको करता हूँ 1, ताकि जब भी ये नॉर्मली 1 रहेगा लेकिन मीडियम होती MD पे हम इसको कर देंगे 2। तो मीडियम से ये 2 कॉलम्स रहेगा, लेकिन मीडियम से अगर स्क्रीन साइज़ मीडियम से कम होता है तो आप देखेंगे ये आपका सिंगल कॉलम में ये ग्रिड्स आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक हैक है जो टेलविंड पे आपको ऐसे ही यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे आप अपना UI सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे गूगल पे डालता हूँ चैट आइकन PNG, और मैं एक लोगो ढूंढ रहा हूँ चैट आइकन के लिए। तो देखते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल सा PNG लगा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आई गेस ये वाला PNG ठीक लग रहा है। तो इसको देखते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और आई गेस हाँ ये वाला PNG आपका काम कर जाएगा। तो इसका जो भी लिंक है उसको मैं कॉपी करता हूँ, और ऑथ में हेडिंग 1 से ऊपर यहाँ पे IMG टैग के साथ इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये आपका हमारी ब्लू थीम के साथ भी जा रहा है, तो ये आइकन आई गेस काम कर जाएगा। इसके बाद इसकी विड्थ सेट करने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम, और लिखता हूँ W, और साथ ही में ब्रैकेट्स के अंदर लेट्स से 100 पिक्सल। तो आई गेस थोड़ा सा हमें यहाँ पे साइज इसका मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 के बाद आई गेस बॉर्डर पे इसकी जो पोजीशनिंग है उसको सेट करते हैं। तो चलते हैं ऑथ में, यहाँ पे बॉर्डर के बाद यहाँ पे देते हैं लेट्स से फ्लेक्स, और हमें आइटम्स जो हैं उनको करना है सेंटर, और इवन जस्टिफाई को भी हम कर लेते हैं सेंटर। और जो फ्लेक्स है उसको हमें करना पड़ेगा फ्लेक्स रो, लेट्स से कॉलम। तो ये आपका चैट ऐप और हेडिंग आपके कॉलम वाइज हमें देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा आई गेस एक यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो इस हेडिंग 1 को पहले मैं क्लास नेम करके सेट कर देता हूँ। तो लिखता हूँ क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल, और इस हेडिंग 1 के बाद एक P टैग देके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल पर्सनल रियल टाइम लेट्स से चैट ऐप। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा हमारे जो एप्लीकेशन है उसका, और इस पे भी वही क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट लेट्स से एक्स्ट्रा लाइट, और साइज़ के लिए हम कह सकते हैं टेक्स्ट और साथ ही में एक्सेल। तो आई गेस ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा लेट्स से बॉर्डर रिमूव कर लेते हैं तो आप देखेंगे तो हमें एक प्रॉपर यहाँ पे लुक मिल रहा है, और ये प्रॉपर आपका सेटअप भी हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं। तो थ्राइस ऑफ एक्सेल के बाद मैं लिखता हूँ PY2, और इस पर भी PY1। तो थोड़ा सा स्पेसिंग, और ये अब आपका प्रॉपर सेट हो रहा है। तो ये जो अब इनपुट बॉक्सेस हैं, और इसको हम सेट करना स्टार्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो हम चलते हैं हमारे auth.tsx फाइल में, और जो हमारे टैब्स हैं उनको रीनेम करते हैं। तो अकाउंट की जगह हमें बेसिकली चाहिए यहाँ पे लॉगिन, तो इसको मैं करता हूँ लॉगिन, और जो सेकंड वैल्यू है उसको मैं करता हूँ साइन अप। इनकी मेन हेडिंग्स भी चेंज कर लेते हैं, लॉगिन एंड साइन अप, और आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको रख लेते हैं लॉगिन। और पहला जो टैब कंटेंट है उसको करते हैं लॉगिन, हेडिंग जो कार्ड टाइटल है उसको भी करते हैं लॉगिन, और डिस्क्रिप्शन पे एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देते हैं।
तो इसको लिखते हैं एंटर लेट्स से ईमेल एंड पासवर्ड टू लॉगिन। तो ये आपका लॉगिन एरिया आ गया और साइन अप पे भी नहीं आ रहा है क्योंकि साइन अप की वैल्यू हमने चेंज नहीं करी है। तो पासवर्ड की जगह यहाँ पे करते हैं इसको साइन अप और टाइटल वही आपका साइन अप। तो ये आपके अब दोनों एरिया दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन इसका चेंज करते हैं। यहाँ पे कहते हैं एंटर लेट्स से बिलो आइटम्स और लेट्स से फील्ड्स टू साइन अप एंड इसके बाद ओपन करते हैं लॉगिन एरिया और हमारा जो लेबल है उसको चेंज करते हैं। तो नेम की जगह पहले हमें चाहिए होगा ईमेल, इसको मैं सेट करता हूँ ईमेल और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ईमेल की लेट्स से john@mail.com और डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह इसको भी चेंज कर देते हैं प्लेस होल्डर के लिए और आईडी भी चेंज कर देते हैं लेट्स से ईमेल। सेम करते हैं यूज़र नेम के लिए। तो यूज़र नेम की जगह हमें चाहिए पासवर्ड, तो लिखते हैं इसको पासवर्ड और इस यूज़र नेम को भी लिखते हैं पासवर्ड और आईडी चेंज करते हैं पासवर्ड अलॉन्ग विथ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको लिखते हैं प्लेस होल्डर और वैल्यू को करते हैं यहाँ पे लेट्स से स्टार। तो कुछ स्टार्स यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्योंकि पासवर्ड आपका विजिबल होगा नहीं, तो प्लेस होल्डर में स्टार ही दिखेंगे आपके। और सेव चेंजेस की जगह यहाँ पे आप कर सकते हैं लॉगिन। तो ये आपका लॉगिन फॉर्म जो है वो आई गेस डिज़ाइन होकर कंप्लीट होता है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और इसको कहते हैं बटन को साइन अप और ईमेल है, पासवर्ड है, एक एक्स्ट्रा फील्ड हमें चाहिए होगा बस यूज़र नेम का। तो मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे एज ए यूज़र नेम और यहाँ पे करते हैं इसको यूज़र नेम और HTML फॉर्म में भी कर लेते हैं यूज़र नेम और आईडी की जगह यूज़र नेम और साथ ही में प्लेस होल्डर पे हम लिखते हैं जॉन डो। अब हमने जो आईडीज़ लिए हैं उसमें हमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा, नहीं तो सेम आईडीज़ आपकी सेम पेज पे नहीं रह सकती। तो सब पे मैं एक अंडरस्कोर ऐड कर दे रहा हूँ। तो ईमेल पे अंडरस्कोर और पासवर्ड का एक हमें कंफर्म पासवर्ड भी रख लेते हैं डिज़ाइन के लिए। शायद इसको हम जब एक्चुअल यहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है इस कंफर्म पासवर्ड की, लेकिन फिर भी ठीक है डिज़ाइन के लिए रख लेते हैं कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो ये आपका आई गेस यहाँ पे जो लॉगिन एंड साइन अप वाला पार्ट है, हमारा डिज़ाइन करने वाला जो पार्ट है वो डन होता है। लेकिन आप देखेंगे जो हमारी जो हाइट है वो चेंज होती ही आपका चैट ऐप वो आपका ऊपर नीचे यहाँ पे हिल रहा है। तो उसको आइटम स्टार्ट सेट करते हैं चैट ऐप को और इवन लेट्स से जस्टिफाई स्टार्ट करते हैं तो ये आपका हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो अब अगर आप स्विच करते हैं तो आप देखेंगे चैट ऐप आपका हिल नहीं रहता। एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि आपका जो जैसे मैं साइन अप पे जाता हूँ तो आपका एक राइट साइड में एक स्लाइडर आता है, तो वो स्लाइडर भी थोड़ा सा अनॉय कर रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा विड्थ जो ऐड करता है स्लाइडर उसकी वजह से हमारा पेज का व्यू जो है वो ख़राब हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने PY 100 पिक्सल दिया था इसको मैं 70 कर लेता हूँ ताकि जब हम स्विच करें तो आपका वो हमें स्लाइडर ऐड ना हो। तो इससे ये फिक्स हो जाता है। और चैट ऐप पे जो हाइट है वो थोड़ा सा ऊपर से ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जस्टिफाई स्टार्ट देने के बाद इसको मैं कह सकता हूँ जो P फ्रॉम टॉप है उसको आप कर दो 50 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा और इसको हम लेट्स से 100 कर लेते हैं तो सेंटर आ जाएगा। और इसके बाद जब मैं इसको एक स्मॉल स्क्रीन पर देखता हूँ तो एक्स्ट्रा गैप दिखता है, तो इसके लिए इस पर वही आपका MD ऐड कर देते हैं आगे। तो जब MD है तब टॉप से 100, नहीं तो आपका नॉर्मली 0। तो ये आपका दोनों चीज़ें फिक्स कर देगी हमारा। और आपका आई गेस डिज़ाइन पार्ट जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे डन होता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ बैकएंड नाम से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और लिखते हैं CD into बैकएंड और हम यहाँ पे एक्सप्रेस का सेटअप करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ npm init। तो पैकेज नेम पूछेगा तो एंटर करते हुए चलते हैं। index.js आपकी मेन फाइल होगी
और एक बार ये जैसे ही हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो ये बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पे हम इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस। तो और इसके बाद इवन एक्सप्रेस जेएस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ओपन कर लेते हैं, और इसमें चलते हैं हमारा जो गेटिंग स्टार्टेड एंड हेलो वर्ल्ड वाला जो एग्जांपल है वो कॉपी करते हैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक नई फाइल जिसको लिखते हैं index.js और इस पे इसको कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद अगर आप लिखते हैं नोड index.js तो ये आपकी एप्लीकेशन रनिंग में आ जाएगी। और इसके बाद आज इसमें थोड़ा राउटिंग का सेटअप हम करते हैं। तो मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे npm save dev, और यहाँ पे मुझे nodemon चाहिए तो इसको रनिंग में रखने के लिए इन द dev environment। तो ये करते हैं और इसके बाद चलते हैं पैकेज डॉट जेसन में। स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं एक नई स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ स्टार्ट, और इस पे लिख देता हूँ nodemon के साथ index.js। तो ये क्या करेगा, जब भी हम npm स्टार्ट करेंगे तो nodemon ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चालू होगा। तो यहाँ पे मैं npm स्टार्ट लिखता हूँ तो हमारा जो बैकएंड है वो रनिंग में आ जाएगा, और जो आपका वॉच एक्सटेंशन है वो भी ऑन रहेगा। तो हम जैसे ही कुछ चेंज करते हैं तो ये आपका सर्वर को रिस्टार्ट करेगा। तो इसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ utils नाम से, तो इसमें सारे हमारे utils रहेंगे। और एक और फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लेट्स से राउट्स, और इसमें आपके सारे राउट्स हम रखने वाले हैं। तो राउट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी काम करना है उसके लिए एक अलग से फाइल रहेगी। तो जैसे अगर आप ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं तो ऑथ, और चलते हैं हमारे एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं राउटिंग का बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं हम। तो गाइड API रेफरेंस एडवांस आई गेस API, यहाँ पे गाइड में अगर आप आएंगे और यहाँ पे देखते हैं राउटिंग, यहाँ पे एक सेक्शन है तो इसमें राउटिंग के बारे में सब कुछ है। और बेसिक राउटिंग आपका app.get app.post तो हमने देख ही लिया है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमें देखना है कि हमें कस्टम फाइल पे जो राउटिंग बनानी है जो कि आपका पूरा एक ऑल टुगेदर एक कवर करेगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन को। तो जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और ऑथ के लिए मैं नई फाइल बना रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ auth.js। तो ऑथ से रिलेटेड अब जितनी भी API हैं हम इसी फाइल में बनाएंगे। ऐसे अगर आप बाद में कभी कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाते हैं, डैशबोर्ड हो गया या कुछ और हो गया, तो उसकी जितनी API हैं आप अलग से फाइल बना के वैसे रख सकते हैं। तो इसमें से फालतू चीज़ें डिलीट करते हैं और app.get पे मैं लिखता हूँ auth होम पेज, लेट्स से response.send करते हैं auth home। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, index.js फाइल में आते हैं और सबसे पहले इसको रिक्वायर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट एक ले रहा हूँ मैं auth और रिक्वायर कर देता हूँ यहाँ पे utils राउट्स के अंदर से auth फाइल, और सीधा इसको पास कर देना है app.use। और पहली वैल्यू जो जाएगी वो जाएगा पाथ, और दूसरा वैल्यू जाएगा वो जो हमने कांस्टेंट बनाया था वो। तो ऐसे आप राउटिंग में से चीज़ें एम्बेड कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो आपका हेलो वर्ल्ड ठीक चल रहा है, और जैसे ही मैं /auth लगाता हूँ तो ये आपका auth home से अब चीज़ें रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लेट्स से दोबारा कुछ auth के बाद auth home, और अगर मैं कुछ यूज़र लिखता हूँ तो आप देखेंगे यूज़र, क्योंकि हमारा ये राउट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें देगा कैन नॉट गेट यूज़र। तो ये बेसिक फंडा आपका राउटिंग का ये रहता है। और इसके बाद हम चल सकते हैं यहाँ पे लेट्स से एक और फोल्डर में बनाता हूँ db नाम से, और इसमें मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ connection.js, और इस पे मैं वही कोड पेस्ट करूँगा जो हमारा पोस्टग्रेस पे जब हमने जो प्रीवियस वीडियो में काम किया था उस पर हमने जो भी कनेक्शन बनाया था उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो npmi कर लेते हैं पहले pg, और इसको मैं अगर आप pg की यहाँ पे उस पे भी जाएंगे तो अगर आपको समझना है कि पोस्टग्रेस का कनेक्शन कैसे बनता है तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको करने के दो तरीके हैं, एक जो नॉर्मली क्लाइंट क्रिएट करना होता है तो उसको क्रिएट करके टेस्ट ऐसे करते हैं, और इसके बाद अगर आप कनेक्टिंग में जाएंगे तो
क्लाइंट पे हमें एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लाइंट के अंदर हमें डिटेल्स भेजनी होती हैं ऐसे। तो ये पार्ट है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने पहले क्लाइंट किया है और उसके बाद क्लाइंट के अंदर डेटा भेजा है और उसके बाद नीचे जो चेक वाला पार्ट है वो किया हुआ है। तो डेटाबेस अभी मैंने डाला है ChatDB और मैं इसकी भी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। और साथ ही में चेक करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है इसी वैल्यू को। तो ये रहा आपका डेटाबेस रहा। तो dbeaver मैं यूज़ कर रहा हूँ और ChatDB मैंने डेटाबेस एक बनाया है जिसमें एक सिंपल एक पब्लिक स्कीमा के अंदर एक टेबल हमने बनाई है यूज़र्स नाम की। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड ऑन बेसिक आइटम्स। आईडी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट है और क्रिएटेड ऑन आपका करंट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इस डेटाबेस में और ऐसा कुछ हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। बेसिक यूज़र टेबल रखी है फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमें सिर्फ ऑथ पे काम करना है। और 2 बेसिक एंट्री मैंने डाल दी हैं और पासवर्ड अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 अभी बेसिक हमने रखा है, कोई इस पर इंक्रिप्शन वगैरह हमने नहीं लगाया है और वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारी टेस्टिंग के लिए नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं बिना किसी इंक्रिप्शन के। तो इसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं, आते हैं हमारे API क्रिएशन पे। तो इस connection.js को अब यूज़ करना है हमें, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव और हम चलते हैं हमारे index.js फाइल में जहाँ पे हमने ऑथ किया है। तो ऑथ फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं पहला राउट यहाँ पे बनाता हूँ router.post और इसको हम कहते हैं लॉगिन और ये लॉगिन के लिए होगा। और इस पर फंक्शन बना के मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसको यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लॉगिन का पाथ बनाएंगे। ऐसे ही मैं एक और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और पाथ में रखता हूँ इसकी अब की बार साइनअप। तो साइनअप के लिए इस पाथ को यूज़ करेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन पे सबसे पहले यहाँ पे जो कनेक्शन हमने किया है डाटाबेस वाला, तो उस डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से कांस्टेंट आपका नॉट कनेक्शन, यहाँ पे इसको रखते हैं हम लेट्स से क्लाइंट और इसको मैं कहता हूँ रिक्वायर यहाँ पे DB फोल्डर से आपका कनेक्शन। और कनेक्शन पे ही मैंने एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे रखा हुआ है कनेक्शन पे ही हमने, जो कि आपका यहाँ पे दिखाएगा कि क्या कहते हैं आपका कनेक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो एक बेसिक हमने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो इसी को कॉपी करते हैं और इसको लेके चलते हैं ऑथ में और जहाँ लॉगिन हम कर रहे हैं वहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। इसको अनकमेंट करते हैं। तो एक सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है ये, जो हमने ब्लॉग वाला जब प्रोजेक्ट किया था तो उसमें हमने किया था और आई आइकन पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट भी हमारा। तो इसको पहले तो एसिंक कर लेते हैं, अवेट यूज़ हो रहा है क्योंकि, और कमेंट हटा देते हैं और टेबल पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र्स। और इसके बाद आप इसके जो रिज़ल्ट है उसको भी रिज़ल्ट करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स वेरिएबल आपका ऊपर यूज़ हो रहा है ऑलरेडी। और इसके बाद ट्राई करते हैं इसका कंसोल देखने के लिए और ट्राई करते हैं इवन response.json में भी आपका लेट्स से डेटा पे हम यही रिज़ल्ट डॉट रोज़ यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। तो इसको करते हैं सेव और अब मैं ओपन करता हूँ अपना पोस्ट में, जिस पे कि मेरे को अब एक नया कलेक्शन में बना लेता हूँ फॉर दिस प्रोजेक्ट और इसको मैं यहाँ पे इवन रीनेम भी कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे चैट ऐप। तो और इसके अंदर पहली रिक्वेस्ट मैं ऐड करता हूँ यही लॉगिन वाली आपकी, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है और URL है आपका 3000 और स्लैश लॉगिन के बजाय यहाँ पे हमें अगर लॉगिन पे मैं हिट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे ये URL क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें एरर देगा। तो मुझे बीच में लगाना है ऑथ और उसके बाद करना है लॉगिन हिट। तो अभी भी ये आपका एरर कह रहा है क्योंकि आपका जो हमारा सर्वर है वो अभी स्टार्ट नहीं कर रखा है हमें। तो जैसे सर्वर स्टार्ट करते हैं एंटर करते हैं तो आप देखेंगे हमारे डेटाबेस में जो 2 एंट्रीज थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। और बॉडी पे अगर आप देखेंगे मैंने अभी तक कुछ भेजा नहीं है, तो बॉडी पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डेटा भेजता हूँ, लिखते हैं ईमेल और यहाँ पे एक ईमेल पास कर देते हैं admin@mail.com और इसके साथ ही मैं यहाँ पे पास करता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड पे
12345। तो ये आपका नॉर्मल जेसन डेटा जो हम सेंड करेंगे वो है। और ट्राई करते हैं, यहाँ पे वेयर क्लोज लगाते हैं। तो मैं लिखता हूँ वेयर ईमेल इक्वल टू $1 और पैरामीटराइज रखेंगे इसको, और ब्रैकेट खोल के मैं यहाँ पे कहता हूँ request.body. ये जो आपका ईमेल है वो। तो यहाँ पे कोई पासवर्ड का चेक फ़िलहाल नहीं है, तो सिर्फ पहले ईमेल ही चेक कर लेते हैं कि अगर ये ईमेल अवेलेबल है तो वही ईमेल की जो भी डिटेल्स हैं वो आप रिटर्न कर दो। तो इसको सेव करते ही आप देखेंगे हमें डेटा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपका जो ईमेल है वो रीड नहीं हो रहा है। और इसको रीड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, request.body पे हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर हमें एक्सप्रेस का जो जेसन मिडलवेयर आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। तो ये मैं लिखता हूँ app.use और यहाँ पे लिखते हैं express डॉट लगा के जेसन और आपका ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो भी जेसन डेटा है उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आप देखेंगे अब हमारा वेयर क्लोज लग के हमें सिर्फ एडमिन की डिटेल्स यहाँ पे मिल रही। तो ये होने के बाद एक काम करते हैं, हमारा इवन लेट्स से जो कोर्स मॉड्यूल है वो भी एक कंपलसरी है, तो कोर्स भी यहाँ पे लगा देते हैं ताकि फ्रंट एंड से जब कॉल करें तो एरर ना आए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स और नीचे मैंने app.use कोर्स दे ही दिया है। और इस कोर्स पैकेज को हमें करना पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि ये पैकेज अभी आपका है नहीं। तो मैं लिखता हूँ npmi save कोर्स। तो कोर्स पैकेज यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप npm स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे हमें आई गेस एरर आएगा नहीं फ्रंट एंड से जब हम इसकी API को कॉल करेंगे। तो इसमें अब हम इस पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज़, यहाँ पे ओपन करते हैं। और जेसन वेब टोकन जो हमारा टोकन बेस्ड सिस्टम हमें बनाना है उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जेसन वेब टोकन के npm पे। आप इसके डाउनलोड्स देख सकते हैं। इसके होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, इसको करते हैं कॉपी और सर्वर रोक के यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट और सेव फ्लैग में दे देता हूँ। और ये हमको आई गेस आगे देना पड़ेगा पैकेज नेम से पहले। तो npm इंस्टॉल सेव जेसन वेब टोकन। ओके, तो हमें कुछ यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ओके, तो उधर से कॉपी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो $1 एक्स्ट्रा आ रहा था, वो हटा के आपका जैसे ही आप हिट करते हैं ये आपका जेसन वेब टोकन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके यूसेज में चलते हैं। अगर आप यूसेज देखेंगे तो इसमें 2 तरीके यहाँ पे हमें जो फॉलो करने हैं। एक तो आपका जब टोकन को साइन करना है वो वाला एरिया, और एक सेकंड एरिया रहेगा जब हम टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जिनसे हम यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट HMAC SHE-256 यूज़ करता है, तो हम भी वही रखेंगे। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूटिल्स में एक फ़ाइल बना लेता हूँ jwt.js। तो जेसन वेब टोकन का जो भी काम है वो सारा इसी में हम करेंगे। और मैं पेस्ट करता हूँ रिक्वायर को, और यहाँ पे इवन एक की भी मैं बना ले रहा हूँ। तो जो सीक्रेट की है जिससे हम अपना टोकन साइन करेंगे, और फिर जब उसको वेरीफाई करने की बारी आती है इसी की का यूज़ करके वेरीफाई भी करेंगे। तो टोकन क्रिएट के लिए एक फंक्शन बनाते हैं कि लिखते हैं कांस्टेंट क्रिएट इक्वल टू आपका जो फंक्शन है वो, और एक फंक्शन बनाते हैं वेरीफाई के लिए। तो लिखते हैं कांस्टेंट वेरीफाई इक्वल टू जो आपका फंक्शन है वो। तो इन 2 फंक्शंस को हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट के अंदर तो आपका साइन मेथड आएगा, तो साइन मेथड उठाने चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बहुत सारे साइन मेथड हैं। आई गेस ये वाला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जिसमें इवन एक्सपायरी भी यहाँ पे पहले से हमें दिख रहा है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्राई कैच का, क्योंकि साइन में एरर आ सकते हैं कई बार। तो कैच आपको उस एरर को करना है और वही रिटर्न करना है। तो लिखते हैं कैच एरर, और यहाँ पे सीधा सीधा इसी एरर को जो भी मिलता है उसको सीधा कर देते हैं रिटर्न। और क्योंकि ये हम यूटिल्स फंक्शन बना रहे हैं तो जो भी फंक्शन होंगे वो सारे रिटर्न करेंगे। यहाँ कोई भी आपका रिस्पॉन्स वगैरह नहीं भेजना है हमें। तो ये फंक्शन आपका एक डेटा को एज ए पैरामीटर लेगा, और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया डेटा इक्वल टू डेटा, एंड की को रिप्लेस कर दिया प्राइवेट की से। और अगर आप देखेंगे 1 आवर ऑफ एक्सपायरेशन के लिए 60 × 60 किया है इसने। तो मैं 60 को कर देता हूँ 1, तो 1 घंटे की जगह ये आपका
एक्सपायरेशन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। क्योंकि हम अभी इस पे काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपायरेशन जल्दी चेक करना होगा, तो इसलिए मैं 1 मिनट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। बाकी जब एक्चुअल इसको हम डिप्लॉय करेंगे तो आप इसको 24 आवर्स या इवन 7 दिन भी रख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इसके बाद यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। तो ये JWT साइन करके उस वैल्यू को सीधा सीधा हमें रिटर्न कर देगा। तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट फंक्शन हो जाता है ख़त्म। और इस पे वो को मैं बाइंड कर देता हूँ एसिंग अवेट के साथ। तो अवेट लगा के एसिंग, और अब चलते हैं आगे। अब हमारा देखते हैं वेरीफाई करने का तरीका। तो वेरीफाई बहुत ही सिंपल रहने वाला है, वही आपका ट्राई कैच तो हम यूज़ करेंगे ही। बाकी आपका जो टोकन होगा उसको हमें भेज के यहाँ पे वेरीफाई कराना है। तो ये आप देख रहे हैं जो JWT वेरीफाई वाला सिंपल हिसाब किताब है, ये ले लेते हैं। तो इसको करता हूँ मैं यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर बाइंड, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और लिखते हैं कैच, और यहाँ पे एरर लिख के इसको कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न। और ये जो वेर डिकोडेड है ये यहाँ पे नीचे, इसकी जगह सीधा लिखते हैं रिटर्न, और अवेट लगा देते हैं और एसिंक करते हैं इसको। और साथ ही में टोकन एज ए पैरामीटर यहाँ पे आएगा जो कि अंदर ऑलरेडी है, और यहाँ पे की जगह हम लिख देते हैं अपनी प्राइवेट की। तो ये आपका वेरीफाई वाला फंक्शन भी डन और क्रिएट फंक्शन भी डन। इसको करते हैं सेव, और इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में एक यहाँ पे डिक्शनरी बना के दोनों ही फंक्शन यहाँ से एक साथ रिटर्न कर देते हैं। तो क्रिएट कॉमा वेरीफाई, और ये आपकी JWT.js फाइल यहाँ पे हो गई डन। अब ट्राई करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो जैसे आप लॉगिन पे आएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी डेटा है जो कि आपका रिज़ल्ट एट रोज़ 0 पे है। तो हमें जो टोकन बनाने के लिए यहाँ पे भेजना है इसी डेटा के साथ भेजना है, और जो भी टोकन बनेगा और हमें मिलेगा उसको हमें response.json में रिटर्न कर देना है। तो पहले एक चेक लगा देते हैं कि अगर आपका रिज़ल्ट है तो इफ़ रिज़ल्ट एट रोज़, और क्योंकि आई गेस एरे रिटर्न कर रहा है तो 0 पे ना देख के हम सीधा लेंथ पे यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि अगर जो रोज़ की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो हमारी सेलेक्ट क्वेरी है उसमें डेटा आया है, तो हमें यहाँ पे टोकन बनाने का काम करना है। तो मैं लिखता हूँ लेट ऑथ टोकन इक्वल टू आपका, अब हमें यहाँ पे यूटिल यूज़ करना है। तो मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, लेट से JWT, और यूटिल भी ले लेते हैं इक्वल टू, ये रिक्वायर करेगा आपका यूटिल्स के अंदर से JWT, और इसी यूटिल का यूज़ करके मैं लिखता हूँ JWT यूटिल डॉट आपका क्रिएट, और क्रिएट के अंदर हमें पास करना है रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट डॉट रोज एट 0। और ये जैसे ही ऑथ टोकन बन जाता है हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे जो टोकन है एक की में लेता हूँ टोकन और वैल्यू में लिख देता हूँ ऑथ टोकन। तो ये आपका टोकन पास हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स पार्ट देते हैं इसमें, और इसको कॉपी कट करके वहीं पेस्ट करते हैं और लिखते हैं लेट से, अब डेटा तो हमारे पास होगा नहीं तो डेटा हटाते हैं और एरर लिख के हम इसको रिटर्न कराते हैं और कहते हैं कि ये आपका जो पासवर्ड है वो है इनवैलिड। तो इनवैलिड पासवर्ड मैसेज के साथ यहाँ पे अगर लेंथ 0 है तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इनवैलिड पासवर्ड दे रहा हूँ। इसको आगे जाके हम चेंज भी करेंगे। तो एक स्टेटस भी साथ में मैं डाल देता हूँ। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में देते हैं 401 और इसको करते हैं सेव, और इसके बाद इसको करते हैं क्लोज। कंसोल हमें चाहिए नहीं, और आई गेस इनवैलिड पासवर्ड की जगह लेट्स चेंज टू ईमेल। और इसके बाद एक काम करते हैं, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं सर्वर को npm स्टार्ट, और पोस्टमैन से इसको करते हैं हिट। तो आप देखेंगे टोकन हमें मिला है ब्लैंक। अभी जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि भाई टोकन नहीं मिला या फिर वैल्यू अब बाइंड नहीं हुई, तो आप देखेंगे ऑथ टोकन पे हमने यहाँ पे अवेट का यूज़ नहीं किया है, तो वो रिटर्न पहले हो गया और हमें मिला नहीं। तो जैसे आप अवेट लगाते हैं आप देखेंगे प्रॉपर टोकन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका टोकन जनरेशन का जो काम है वो यहाँ पे डन हो गया है।
और अब आप आगे जाके इसको जो भी हमें वेरीफाई करना है वो कर सकते हैं। तो एक मैं गेट अपनी जो रिक्वेस्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और अब वेरीफाई वाले के लिए हम क्या करते हैं, हम पाथ बनाते हैं /verify और इसके अंदर हम अपना जो JWT util हमने यूज़ किया है उसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ async लगाते हैं यहाँ पे अवेट का यूज़ करने के लिए, तो async। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरीफाई और लेट्स से टोकन अभी के लिए मैं बॉडी में ही पास कर दूंगा, तो request.body.token और इसी टोकन को वापस भेज के एक बार वेरीफाई करा लेते हैं। और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसी वेरीफाई को हम लेट्स से मैं वेरिएबल कहता हूँ वेरीफाइड और इसी को जेसन में रिस्पॉन्स में दे देते हैं कि हाँ वेरीफाइड होने के बाद इसमें क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। तो इसको सेव करते हैं, मैं एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो क्लिक करते हैं ऐड रिक्वेस्ट और यहाँ पे फिर से वही आपका पोस्ट और लोकल होस्ट लेट्स से 3000 और यहाँ पे लिखते हैं ऑथ और /verify और यहाँ पे बॉडी में मैं करता हूँ जेसन और यहाँ पे भेजते हैं टोकन और टोकन में टोकन की वैल्यू जो कि हम पीछे से कॉपी करके लेके आएंगे। तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और इसको करते हैं सेंड। तो आप देखेंगे अभी के लिए 404 कह रहा है, क्यों? क्योंकि आई गेस गेट या पोस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जी हाँ, हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो हमने गेट रखी हुई है, तो अभी भी 404, तो हमें वो गेट को पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ पोस्ट और इसको करते हैं सेव और अब मैं करता हूँ इसको हिट। तो आप देखेंगे जो डेटा है वो आया हमारा टोकन एक्सपायर्ड। तो हमने टोकन जो बनाया था वो सिर्फ 1 मिनट का था जो कि एक्सपायर हो गया। तो प्रॉपर हमें मैसेज यहाँ पे दे दिया है इसने और इसकी वैल्यू भी हमने प्रॉपर यहाँ पे रिटर्न कराई है, रिटर्न एरर। तो वो अभी तक अंदर ही गया नहीं, तो ट्राई कैच पे कैच में आया और हमें रिटर्न कर दिया कि ये जो टोकन आपने भेजा है ये एक्सपायर हो गया। तो एक बार मैं इसको हिट करता हूँ, नया टोकन बनाते हैं और विदिन 1 मिनट मैं इसको वेरीफाई पे डाल के एक बार टेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ इसको पेस्ट करके सेंड करता हूँ, आप देखेंगे अब यहाँ पे टोकन एक्सपायरी का एरर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डेटा आया कि कौन है जिसने यहाँ पे लॉगिन किया है। एक जो प्रॉब्लम है, जो पासवर्ड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए पासवर्ड आप लिख सकते हैं डिलीट रिजल्ट डॉट rows@0.password। तो लॉगिन पे जैसे एक बार लॉगिन हमारा हो जाता है तो पासवर्ड हटाना है हमें वैल्यू से, जब उसको टोकन बनाने के लिए भेज रहे हैं वहाँ। तो इसको कॉपी करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि अब हमारे पास इसमें पासवर्ड है कि नहीं। और अगर आप देखेंगे कि अब हमारा पासवर्ड यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो पासवर्ड कभी भी आपको टोकन में भेजना नहीं है, क्योंकि वो आपका जो सिक्योरिटी है उसको एक्सपोज करता है। पासवर्ड हमेशा आपका डिलीट रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कोई चेक नहीं लगाया था, तो आइए पहले एक चेक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और जो हमारा जब रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट के अंदर जो पासवर्ड आया है उस पासवर्ड की वैल्यू अगर इक्वल टू होती है जो पासवर्ड मैंने सेंड किया है लॉगिन request.body में, उसके अगर इक्वल होती है तो हमें यहाँ पे ये टोकन बनाने वाला काम करना है। तो इसको कट करते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं, एल्स पार्ट खोलते हैं और अगर कहते हैं कि अगर इक्वल नहीं है तो response.status 401 और एरर में हम कहते हैं इनवैलिड पासवर्ड। तो आपके अब ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए हम एरर रिटर्न कर रहे हैं अपनी एपीआई के थ्रू, जिसमें कि अगर आप गलत पासवर्ड देते हैं तो आपको बोलेगा कि पासवर्ड गलत है, अगर आप ईमेल गलत देते हैं तो बोलेगा ईमेल गलत है, और 401 के एरर यहाँ पे आपके रिटर्न करेगा। तो ये आपकी लॉगिन एपीआई आई गेस यहाँ पे डन होती है। तो इसमें बाकी के चेंजेस आगे करते हैं। फ़िलहाल के लिए आई गेस जो हमें जेसन वेब टोकन के साथ जो भी करना था वो यहाँ पे डन हो गया इसके अंदर। और यहाँ पे मैं अब एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं बोलूँगा टोकन वैलिडेट। तो अब हमारा आस्क क्या है कि जब एक बार बंदा लॉगिन कर लेता है तो उसके बाद कुछ एपीआईज़ होंगी जिसके अंदर आपको टोकन को वैलिडेट करना पड़ेगा, और वो वैलिडेशन ऐसा होगा कि वो एपीआई में ऑथराइजेशन की जो वैल्यू है उसको हमें चेक करते हुए यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे जो अभी मैं बना रहा हूँ ये आपका एक मिडिलवेयर रहेगा जिसको हम एपीआई पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले JWT util यहाँ पे मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, तो रिक्वायर JWT, और इसके बाद मैं लिखता हूँ कांस्टेंट वैलिडेट, एक कांस्टेंट, और ये आपका एक फंक्शन रहेगा।
और इसी को कर देते हैं यहाँ से रिटर्न। तो लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू वैलिडेट। तो इस वैलिडेट के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एक फंक्शन लेते हैं नेक्स्ट, जो कि जब हमारा काम इस फंक्शन के अंदर डन हो जाता है उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। तो एक बार मिडिलवेयर पे भी चलते हैं। एक्सप्रेस जेएस के अंदर अगर आप मिडिलवेयर की यहाँ पे वो देखेंगे जो भी कैसे बनाते हैं और जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट फंक्शन होना वहाँ पे ज़रूरी है। और नेक्स्ट को आपको नीचे कॉल करना पड़ता है। जब भी आपका काम डन हो जाए तो आप नेक्स्ट कॉल करें कॉलबैक फंक्शन के तौर पे। तो इस पे हम यही करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ लेट्स से टोकन इक्वल टू नल, जो कि इनिशिएट कर रहा हूँ मैं टोकन वेरिएबल को। और इसके बाद मैं कहता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर, तो हमें जो ऑथराइजेशन मिलेगा वो हेडर के थ्रू मिलेगा। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और इसके बाद या तो एक काम करते हैं, हम हेडर्स में क्या क्या है वो एक बार देख ही लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करा के। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। और इस वैलिडेट फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ भी कर देते हैं। जो हमने वेरीफाई बनाया था वहीं पे मैं वैलिडेट यहाँ पे हिट कर देता हूँ, ताकि इस एपीआई से पहले आपका वैलिडेट फंक्शन पहले कॉल होगा और उसके बाद हम इस एपीआई के पास आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट वैलिडेट इक्वल टू रिक्वायर आपका लेट्स से यूटिल्स के अंदर से वैलिडेट। और अब यहाँ पे आते हैं और इसको दोबारा सेंड करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कंसोल में आएंगे तो हमें यहाँ पे वो वैलिडेट फंक्शन कॉल होके उसमें जो हमने कंसोल कराया था हेडर्स, वो सारे हेडर्स दिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके जा रहा हूँ ऑथ में और बेसिक बेरर ऑथ में ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रैंडम टोकन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही सेंड करते हैं, अब जो आपका कंसोल है उसमें आप देखेंगे एक ऑथराइजेशन की अलग से आई है, जिसमें बियरर के साथ मेरा जो मैंने टोकन ऐड किया था वो आया है। तो अब इसको हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, जो कि मुझे को यहाँ पे दिख रहा है कि ऑथराइजेशन यहाँ पे की मिलेगी। अगर ये है तो आप टोकन में इस वैल्यू को रखिए रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन को, और इसके बाद डॉट लगा के रिप्लेस हमें करना है। और रिप्लेस हम क्या करेंगे, बियरर और स्पेस को ब्लैंक से। तो जब हमें ऑथराइजेशन की मिलेगी उसमें बियरर और स्पेस अगर है तो उसको हटा दीजिए, और जो बच गया वो हमारा टोकन रह गया। तो ये टोकन बनाने के बाद आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, मैं लेता हूँ एक लेट वेरीफाई और अंडरस्कोर ले लेता हूँ इक्वल टू आपका JWT util डॉट वेरीफाई, और उसमें ये टोकन हम पास कर देते हैं। तो यूटिल में हमने वेरीफाई का फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है, तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारी वेरीफाई पे वो वैल्यू रहेगी। और एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं इस वेरीफाई को। तो अगर कंसोल पे हमें ये डेटा मिल जाता है तो आप देखेंगे हमें डेटा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपका JWT यहाँ पे मेल फॉर्म का हमें एरर दिखने को मिल रहा है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एंटर करके मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो। और मैं यहाँ पे एक बार सही टोकन भेजने की कोशिश करता हूँ। तो इसको करते हैं सेंड, और इस टोकन को करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इस पर मैं दबाता हूँ सेंड। तो कंसोल में आप देखेंगे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉमिस। तो अगर प्रॉमिस हमें कंसोल में दिख रहा है तो यहाँ पे अवेट हम लगाना भूल गए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेट, और अवेट लगाया है तो हमें फंक्शन को भी असिंक करना पड़ेगा। तो इसको लिख करते हैं असिंक अवेट, और अब आप सेंड करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है। तो ये आपका यहाँ पे वेरीफाई प्रॉपरली हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा मैं इफ़ लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ वेरीफाई अंडरस्कोर डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क, कि अगर डेटा है तो उसमें अगर डॉट ID है तो हम कहेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है उसको सेट कर दीजिए आपका जो भी यहाँ पे वेरीफाई की वैल्यू है वो। तो वेरीफाई अंडरस्कोर और डॉट डेटा, तो ये डेटा में जो भी डेटा है उसको मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में सेव कर दे रहा हूँ। और ये रिक्वेस्ट क्योंकि आपका हर जो भी आगे जो भी रिक्वेस्ट होने वाली है उसमें यूज़ होने के लिए ये आपका वेरिएबल डेटा रहेगा हमेशा।
इसके बाद मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, और एल्स पे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 403 और डॉट करके जेसन में हम भेज देते हैं कि आपका जो भी ऑथराइजेशन है वो फेल हो गया है। तो मैसेज में हम लिखते हैं यहाँ पे लेट्स से टोकन इनवैलिड टोकन, और आई गेस एरर में हम भेज सकते हैं सीधा सीधा जो वेरीफाई का जो वेरिएबल है वो, क्योंकि अगर एरर आता है तो वेरीफाई वेरिएबल में हमें एरर मिलेगा हमेशा, और अगर डेटा है तो वो आपका प्रॉपरली नीचे जाके टोकन रिटर्न करेगा। और ये करने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा और आपके आगे की जो API है वो आपकी नॉर्मली चलेगी। तो यहाँ से स्टेटस 403 भेजने के बाद इसको रिटर्न कर देते हैं ताकि इसके आगे ये ना जाए। और यही आपका एक हमको एल्स और लिखना पड़ेगा जो कि हमारा यहाँ पे रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिटर्न तो रहेगा ही। मैसेज की वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, मैसेज कुछ रहेगा नहीं, सीधा सीधा हमें एरर ही देना है यहाँ पे। तो एरर में मैं लिख देता हूँ कि आपका जो ऑथराइजेशन हेडर है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो नो ऑथ के लिए वो, और पीछे जो एरर है वो। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, फिर से मैं सेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे अब हमको प्रॉपर इनवैलिड टोकन वगैरह मिल रहा है, और ये हमारे मिडिलवेयर से मिल रहा है, ना कि हमें वहाँ से। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ ले जाके पेस्ट करता हूँ, प्रॉपर सही टोकन डाल के देखते हैं, सेंड करते हैं। तो ये हमें JWT एक्सपायर्ड का एरर देता है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका अब ये दो बार चेक हो रहा है। एक तो आपका मिडिलवेयर के थ्रू होता है, और मिडिलवेयर का चेक होने के बाद ये आपका जा रहा है सेकंड वाले एरिया में। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए इसके काम करते हैं, इसको रखते हैं। तो हिट किया, टोकन मिला, और इस टोकन को मैं करता हूँ कॉपी, और इसको मैं करता हूँ पेस्ट इस वाली API में, और इसको करते हैं सेंड। बॉडी में आपका टोकन भेज रहे हैं, इस पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो जैसे आप सेंड कर देंगे आप देखेंगे हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है। तो हमारा जो टोकन वैलिडेट वाला फंक्शन है वो भी यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। तो वेरीफाई पे अब हमें दोबारा ये जो वेरीफाई का कोड लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, और रिस्पॉन्स में हम सीधा यहाँ पे कह सकते हैं एक सिंपल मैसेज दे देते हैं अभी के लिए ट्रू। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको दोबारा सेंड करते हैं, तो आप देखेंगे डेटा हमें मिलेगा ट्रू। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये डन होने के बाद आई गेस यहाँ पे साइनअप पे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइनअप का बहुत ही बेसिक यहाँ पे कर सकते हैं हम काम, और मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे रिज़ल्ट को और यहाँ पे सीधा पेस्ट करता हूँ, और इसको एसिंक बनाते हैं। और जो हमारी क्वेरी है उस पर जो भी हमने क्वेरी लिखी है इसको चेंज करते हैं। तो इंसर्ट की जो क्वेरी रहेगी वो रहेगी आपकी इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और यहाँ पे वैल्यूज़, आई गेस वैल्यूज़ से पहले ब्रैकेट में कॉलम्स ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, और इसके बाद लिखते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़, और वैल्यूज़ पे ब्रैकेट ओपन करके $1, $2 एंड $3। तो पैरामीटराइज रखेंगे इसको भी, और अब जो आगे जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप एक एक करके इनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो वैल्यू के लिए करते हैं इसको कॉपी, पहली वैल्यू को पेस्ट करते हैं, लिखते हैं यूज़र नेम, दूसरी वैल्यू को कहते हैं ईमेल, तीसरी वैल्यू पेस्ट करके कहते हैं पासवर्ड। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होंगी, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव, और लिखते हैं अगर आपका जो रिज़ल्ट है तो लिखते हैं इफ़ रिज़ल्ट डॉट जो आपका रो काउंट है इक्वल टू 1। इसका मतलब जब इंसर्ट होगा तो रो काउंट बढ़ेगा, वो आपका रो काउंट देगा। तो अगर वो 1 है तो हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेजना है मैसेज, और मैसेज पे हमें लिखना है एडिट न्यू यूज़र। तो सिंपल रखते हैं और कोई एक्स्ट्रा चेक्स वगैरह भी नहीं लगाते हैं इस पर, क्योंकि साइनअप पे इतना फोकस नहीं करना है हमें ऑथराइजेशन पार्ट देखना है। तो एक नई रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पोस्ट, और यहाँ पे ऑथ के बाद साइन अप, और
इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे बॉडी पे, और बॉडी पे मैं करता हूँ इसको रॉ जेसन, और इसके अंदर पहली वैल्यू मैं लेता हूँ यूज़र नेम, और यूज़र नेम की वैल्यू लेट्स से अभी के लिए देते हैं जेन डो, और सेकंड वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल, और ईमेल की वैल्यू यहाँ पे देते हैं लेट्स से jane@mail.com, और तीसरी वैल्यू मैं लेता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड फ़िलहाल के लिए मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो इसको सेंड करते हैं। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ ये आपका मैसेज देता है एडेड न्यू यूज़र। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे तीसरी वैल्यू एक एंटर हुई है जीन डोसी, और हमारा प्रॉपर ये API ये भी रनिंग में कर आ गई है। तो तीनों API हमारे पास 3 API हैं, लॉगिन, साइन अप और आपका एक वेरीफाई। और इसके बाद इन 3 API के बाद आई गेस हम एक काम करते हैं, आप अगर हमारी जो वेरीफाई की API है इसमें अभी हम डेटा का रिटर्न करते हैं यहाँ पे ट्रू, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में यूज़र की वैल्यू रखी है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं वो वैल्यू अभी रिटर्न होती है कि नहीं होती है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, दोबारा इसको हिट करता हूँ, तो क्योंकि टोकन एक्सपायर है तो प्रॉपर इनवैलिड टोकन एरर, ठीक है, लॉगिन करते हैं, फिर से टोकन मिलेगा। टोकन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऑथ के अंदर पेस्ट, और इसको मैं करता हूँ सेंड। तो बॉडी को एक काम करते हैं, बॉडी को रिमूव कर देते हैं, ब्लैंक करते हैं, बॉडी कुछ नहीं भेजना है हमको। तो ये हमें प्रॉपर यहाँ पे डेटा मिल रहा है जो कि करंट लॉग्ड इन यूज़र है वो। तो ये आपका यहाँ पे जितना भी पार्ट था वो डन होता है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना लॉगिन और साइन अप वाले जो हमने पेजेस ऑलरेडी डिज़ाइन करे हुए हैं उस पे हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी हमारे बैकएंड की फाइल्स हैं उनको कर लेता हूँ क्लोज। आई गेस सबका काम हमने ख़त्म कर ही दिया है। तो यहाँ पे वीट कन्फिग को भी बंद करते हैं, TS कन्फिग भी नहीं चाहिए। आई गेस होम पे, ओके होम पे काम करते हैं, ऑथ पे, ओके तो ऑथ पे मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, और इस कांस्टेंट पे मैं कहता हूँ हमें चाहिए क्या, हम यूज़र लेंगे और सेट यूज़र करेंगे। तो इसका मैं यूज़ करूँगा यूज़ स्टेट का, और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इसकी वैल्यू देनी है एक डिक्शनरी जिस पे होगा आपका ईमेल, और जो कि ब्लैंक रहेगा, और एक रहेगा पासवर्ड। तो ये आपके हो गए, जब हम लॉगिन कर रहे हैं उस लॉगिन की वैल्यूज़ को हम यूज़र और सेट यूज़र में रखेंगे। तो यूज़ स्टेट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद एक मैं लेता हूँ फंक्शन लॉगिन, कांस्टेंट लॉगिन इक्वल टू फंक्शन, और इसके अंदर मैं लॉगिन का अपना जो भी कोड है वो लिखूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं इनपुट के पास और लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू पे हम लिख सकते हैं यूज़र वेरिएबल का ईमेल। तो यूज़र डॉट ईमेल, और इसको कहते हैं ऑन चेंज पे यहाँ पे आपका ई पे हमें वैल्यू मिलेगी, और मैं कॉल करता हूँ सेट यूज़र ब्रैकेट, और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा। तो करली ब्रेसेस स्प्रेड ऑपरेटर, जो यूज़र की अभी जो वैल्यू है वो, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज़र, और कॉमा लगा के जो वैल्यू मुझे चेंज करनी है वो, तो ईमेल, और ईमेल की वैल्यू e.target.value। तो ये आपका सिंटेक्स रहने वाला है ऑन चेंज का। इसको कॉपी करते हैं, और इसी को हम पेस्ट करेंगे हमारे पासवर्ड के लिए भी। तो मैं चलता हूँ इनपुट पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मैं चेंज कर देता हूँ यूज़र डॉट पासवर्ड, और ईमेल की जगह यहाँ पे करते हैं पासवर्ड, और आपकी टारगेट की जो वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी। और यहाँ पे इवन पासवर्ड से पहले टाइप लिख के हम इसको पासवर्ड भी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो विजिबल ना हो। और एक आई गेस ब्रेस हमने यहाँ पे मिस किया है, तो यहाँ पे आईडी से पहले एक ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा जी। तो ये हो गया, और बटन पे अब हम कह सकते हैं कि ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, हमें लॉगिन फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है विदाउट एनी
या आपके ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि लॉगिन फंक्शन हमने ऊपर दे रखा है विद आपका ब्रैकेट एंड एवरीथिंग। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें तो लॉगिन फंक्शन आपका बार बार कॉल करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एक्सियोस यहाँ पे चलते हैं, एक्सिक्यूस का गेटिंग स्टार्टेड देख लेते हैं। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे फ्रॉम रिएक्ट टू अपना बैकएंड। तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट कॉपी करता हूँ। तो आप देखेंगे नॉर्मल पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम ये देन एंड कैच वाला पोस्ट रिक्वेस्ट उठा दें। तो ऑलरेडी बनाया सिस्टम है देन एंड कैच वाला, तो वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड का यहाँ पे स्टॉप करता हूँ सिस्टम और लिखता हूँ npm i save एक्सियोस। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक्सियोस को इंस्टॉल करेगा। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस, तो लिखते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और इसके बाद जो हमारा लॉगिन फंक्शन है वहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और पोस्ट पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल देता हूँ API URL प्लस, और इस API URL को हम लेंगे एक कांस्टेंट, जिसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं जहाँ मैं API कॉल्स कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए वहीं रख रहा हूँ। बाकी अगर ये प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट होता तो इसको हमें एक किसी इन्वायरमेंट फाइल से या फिर एक कांस्टेंट फाइल से लेके आना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं API URL प्लस स्लैश यहाँ पे हमारा ऑथ, और उसके बाद लॉगिन, और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसकी जगह यहाँ पे आएगा ईमेल, और लास्ट नेम की जगह यहाँ पे आएगा पासवर्ड, और वैल्यूज़ पे हम सीधा दे सकते हैं यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड। तो ये आपका डेटा सेट हो गया। और देन रिस्पॉन्स जो भी आता है उसको अभी कंसोल करा के देखते हैं फ़िलहाल। तो इसको मैं सेव करता हूँ, मैं अपने पेज पे आता हूँ और एक बार कंसोल खोल लेते हैं इसका। तो कंसोल, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे admin@mail.com, और पासवर्ड मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और क्लिक करता हूँ लॉगिन। तो आप देखिए एक्सियोस एरर मिला है हमें, और हमें इसने ये बोला है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि डेटा पे जो पासवर्ड है हमने डाला है इनवैलिड। तो अब मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, हिट करता हूँ, तो आप देखेंगे जो सेकंड मेरी कॉल गई है वो 200 की है, और डेटा में मुझे टोकन पे टोकन मिला है। तो ये हमारा लॉगिन की API लग गई। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेटअप पे। तो यहाँ पे हमें जब ये रिस्पॉन्स मिल जाता है टोकन का, तब क्या करना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन है तो हमें यहाँ पे नेविगेट करना है होम पेज पे। तो अभी के लिए नेविगेट ही लगा रहे हैं, इसके बाद इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। जब हमें टोकन मिल जाता है उसके बाद उस टोकन को हमें सेव भी करना होगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं नेविगेट ही करता हूँ। तो नेविगेट वाला यहाँ पे जो फंक्शन है उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस नेविगेट को हमें डिक्लेयर करना होगा। तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और ये आएगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और ये आपका नेविगेट करेगा होम पेज पे। सेव करते हैं, और एक बार मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन की ट्राई करता हूँ। तो ये आपका, क्योंकि हमने पासवर्ड 1 2 3 4 5 किया है तो गूगल आपका बहुत से यहाँ पे पॉपअप्स मारेगा, तो इग्नोर करते हैं उसको। तो क्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कहीं पे अभी फॉरवर्ड हुआ नहीं होम पेज पे। तो कंसोल में देखते हैं एरर क्या है। तो एक्सियोस एरर है 401, और अगर मैं देखूँ कि रिस्पॉन्स में क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पे अनऑथराइज है, क्योंकि मैंने जीमेल यूज़ किया है। तो mail.com था, तो mail.com करके लॉगिन पे हिट करता हूँ तो ये आपका होम पेज पे हमको लेके आया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। तो ये आपका नॉर्मल फ्लो रहने वाला है कि लॉगिन के बाद होम पेज, और जैसे ही लॉग आउट होता है कहीं से भी तो आपका लॉगिन पेज पे वापस। तो ये सेटअप रखने वाले हैं हम सब जगह। तो इसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो लेट्स से यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी,
और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ हमारे साइन अप फंक्शन के लिए। तो एक बार लॉगिन साइन अप दोनों ही यहाँ पे कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम टोकन का काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको कांस्टेंट लिखते हैं साइन अप और पाथ भी चेंज करते हैं साइन अप। और यहाँ पे मैं इसमें साइन अप में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं करने वाले हैं, एक यूज़र नेम एक्स्ट्रा भेजेंगे साइन अप करने के लिए। और यूज़र नेम में मैं सीधा दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र की जगह साइन अप के लिए हमें फिर से एक नया वो रखना पड़ेगा। तो कॉपी पेस्ट करते हैं इसी को और लिखते हैं साइन यूज़र, और इसको मैं करता हूँ सेट साइन यूज़र। तो ये अलग वेरिएबल हैं जो कि साइन अप वाले आइटम्स के लिए हैं। तो यूज़र नेम में मैं ब्लैंक, ईमेल और पासवर्ड भी ब्लैंक। और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे अब पास कर सकता हूँ साइन यूज़र डॉट आपका यूज़र नेम। ऐसे ही आपका नीचे भी मैं चेंज कर लेता हूँ साइन यूज़र डॉट ईमेल, साइन यूज़र डॉट पासवर्ड, और एक कॉमा लगा देते हैं। और यहाँ पे अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और नेविगेट नहीं करना है अब हमको यहाँ पे या तो आप कंसोल करा सकते हैं या फिर अलर्ट करा सकते हैं कि साइन अप आपका हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस पर लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और इसके बाद आई गेस इस कंसोल को यहाँ से हटा लेते हैं और इसको करते हैं सेव। चलते हैं हमारे साइन अप फॉर्म पे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन पे हमने जो भी लिखा था उसको। तो ये साइन अप में काम आ जाएगा आपके। तो साइन अप पे जो इनपुट है वहाँ पे मैं पहले इनपुट पे करता हूँ इसको पेस्ट। ये आपका यूज़र नेम का रहने वाला है, तो साइन यूज़र पहले इसको चेंज कर लेते हैं। और सेट यूज़र की जगह रहेगा सेट साइन यूज़र, और साइन यूज़र का जो ईमेल है उसकी जगह रहेगा यूज़र नेम। यही आपका जाएगा यहाँ पे यूज़र नेम, और ये आपका एक सेट हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं और नीचे के जो दो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ इसको पेस्ट। और इवन हमारा जो लास्ट वाला है तो ईमेल यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप ईमेल ही है, और यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इसको साइन यूज़र डॉट कन्फर्म पास। तो ये एक वेरिएबल है जो अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऊपर चलते हैं, जो हमारी ब्लैंक वैल्यू जब हम इनिशिएट कर रहे हैं साइन यूज़र की, वहाँ पे लिखते हैं कन्फर्म पास, और इसको भी कर देते हैं ब्लैंक। तो अब इसको जो हमारा बटन है साइन अप का वहाँ पे कहते हैं ऑन क्लिक पे कॉल करना है साइन अप, और इसको करते हैं सेव। और इसके बाद आई गेस कंसोल डॉट लॉग के बाद यहाँ पे मैं सेट साइन यूज़र की वैल्यू को भी ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि साइन अप होने के बाद वो वैल्यूज़ को फिल रखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो उससे भी पहले मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाता हूँ। तो मैं कहता हूँ ब्लैंक यूज़र इक्वल टू, और हमने जो यूज़र इनिशिएट किया था उसको ले लेते हैं, ताकि आगे कहीं भी यूज़ करना है तो यही यूज़ करेंगे, जैसे कि ऐसे ब्लैंक यूज़र। और इसके बाद एक और कांस्टेंट लेते हैं और इसको बोलते हैं ब्लैंक साइन यूज़र के लिए, और इस पे भी वही वैल्यूज़ जो हमने ऑलरेडी इनिशिएट करके हैं वो कॉपी पेस्ट, और यूज़ स्टेट के अंदर इसी वेरिएबल को हम पास कर लेते हैं। तो ब्लैंक साइन यूज़र, तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट। और अब नीचे जब रीसेट करना है तो यहाँ पे भी हम ब्लैंक साइन यूज़र का यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका रीसेट होने के बाद नेविगेट आई गेस हमें करने की ज़रूरत है नहीं, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं सेव, और आते हैं अपने पेज पे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, कंसोल खोल लेते हैं, और मैं जाता हूँ साइन अप पे और ट्राई करता हूँ एक साइन अप करने का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से जेम्स, और नाम के लिए यहाँ पे यूज़र नेम के लिए आगे देते हैं किंग। तो ईमेल लिखता हूँ james@mail.com, पासवर्ड में लेट्स से 123344, और कंफर्म पासवर्ड में भी 123344। तो साइन अप पर क्लिक करते ही आप देखेंगे मैसेज हमको कंसोल पे देखने को मिल रहा है कि ऐड न्यू यूज़र। रिफ्रेश करके देखते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस में भी वैल्यू गई है।
तो इसके बाद इसको करते हैं मिनिमाइज़। तो इसके बाद अगर आप लिखते हैं यहाँ पे console.log के बाद मैं कहता हूँ अलर्ट लगा देते हैं, एक अलर्ट करके इसको डन करते हैं हमारे साइनअप पेज को। तो response.data.message alert कंसोल हटा लेते हैं और अलर्ट आने के बाद ये आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, साइनअप वाला हमारा काम हो गया है और इवन लॉगिन का बेसिक काम भी हमने कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर एक बार खोल रहा हूँ और इस फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं एक नया यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट। अब हम कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो टोकन है वो हमें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही मैनेज करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ authprovider.tsx। तो ये आपका क्या करेगा, पूरी एप्लीकेशन को एक उसके अंदर बाइंड करके रखेगा प्रोवाइडर के अंदर, और उस प्रोवाइडर पे कुछ चीज़ें हम एक्सपोज करेंगे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट रिक्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, आपका ये रहेगा आपका रिएक्ट। तो रिएक्ट का जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे जो फंडा है वो हम यूज़ करेंगे, और साथ ही में यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ भी हम यहीं से एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि जगह जगह आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ ना करना पड़े। तो एक कांस्टेंट में बना रहा हूँ auth context इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पे जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम इसको इनिशिएट कर देते हैं ब्लैंक डिक्शनरी के साथ। और एक फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट लेट्स से auth provider, और ये auth provider ऑब्वियसली हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ताकि पूरी एप्लीकेशन को इसके अंदर हम बाइंड कर पाएँ। और इसके अंदर auth provider के अंदर हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे सेट करना है कुछ प्रोवाइडर, और सीधा इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट बनाता हूँ, लिखते हैं इसको लेट्स से यूज़ ऑथ, जो कि आपका इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा जो कि हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ लेट्स से यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो कि रिएक्ट से हमने इंपोर्ट किया, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो सारा कुछ हम इसी फाइल से बाइंड करके आगे रिवर्ट कर रहे हैं। तो इसी यूज़ ऑथ को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, और इवन ऑथ प्रोवाइडर को भी इस फाइल से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमारा ये फाइल दोनों ही काम करेगी, कॉन्टेक्स्ट देने का भी और ऑथ से प्रोवाइडर से उसको बाइंड करने का भी। तो इसके बाद हम अपना टोकन बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट टोकन एंड देन सेट टोकन इक्वल टू यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट पे इनिशिएट करने के लिए हम सीधा लिख सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे टोकन। तो लोकल स्टोरेज में जो भी टोकन सेट है उसी से इसको इनिशिएट कर देना, अगर ब्लैंक होगा तो ब्लैंक, अगर टोकन ऑलरेडी है तो टोकन। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का। तो मैं लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट और एक एरो फंक्शन के साथ, और साथ ही में एंड पे एक ब्लैंक ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ टोकन। तो जब भी हमारा वो टोकन जो हमने यूज़ स्टेट में लिया है वो चेंज होगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन आपका कॉल होगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन बनाने के बाद हमें लेना है एक कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, और ये वो वैल्यू रहने वाली है जो हम प्रोवाइडर को पास करेंगे। तो एक मैं फंक्शन लिखता हूँ रिटर्न, और इस रिटर्न पे हम पास करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और इस पे मैं लिखता हूँ डॉट प्रोवाइडर, और इसी को करते हैं यहाँ पे क्लोज। और इस पे जो वैल्यू पास करनी है, अगर आप यहाँ पे एरर भी देखेंगे तो वैल्यू का ही यहाँ पे एरर रहेगा, जी हाँ। तो लिखते हैं वैल्यू, और इस पे ब्रैकेट में पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। तो इसको इवन हमें ओपन भी करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते ऑथ प्रोवाइडर को, क्योंकि हमें जो चिल्ड्रंस हैं वो भी इसमें पास करने पड़ेंगे। तो इसको मैं पहले तो क्लोज़ करता हूँ नॉर्मली, जैसे टैग को क्लोज़ करते हैं वैसे, और जहाँ पे मेरे को चिल्ड्रन पास करने हैं वहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ चिल्ड्रन। और ये चिल्ड्रन आएंगे कहाँ से, ये ऑथ प्रोवाइडर में एज ए पैरामीटर हमें पास करना है। तो प्रोवाइडर में आप जैसे इसको पैरामीटर पास करते हैं एरर मारेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको
एरर हटाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए एनी दे देता हूँ। तो हमने यूज़ इफ़ेक्ट लिखा है, तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो सेट टोकन है उसका अभी कोई यूसेज नहीं है। तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लिखते हैं कि अगर टोकन है तो इफ़ टोकन तो कुछ काम करना है, एल्स अगर नहीं है तो कुछ काम करना है। तो अगर टोकन नहीं है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो लोकल स्टोरेज है उसमें जो टोकन की वैल्यू है उसको सेट करना है टोकन, अगर टोकन है तो। और इसको करते हैं कॉपी, और यूज़ इफ़ेक्ट पे जैसे ही चेंज होगा टोकन तो आपका टोकन चेंज हो जाएगा। और इसको मैं कहता हूँ अगर टोकन नहीं है तो रिमूव आइटम, जो भी आपका लोकल स्टोरेज में टोकन है वो। तो ये इस आइटम को ऑल टुगेदर लोकल स्टोरेज से रिमूव कर देना है हमें जब भी टोकन नहीं होता है तब। इसके बाद मैं जाता हूँ एक्सियोस में, और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एक्सियोस के कुछ आपके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। तो क्योंकि एक्सियोस पे मेरे को ऑथराइजेशन में टोकन पास करना है, तो ये अगर आप ये सेकंड वैल्यू देखेंगे ग्लोबल जब हम सेट करते हैं तो इसको हम सीधा कॉपी कर सकते हैं, और जब भी टोकन है तो एक्सियोस का हम ऑथराइजेशन सेट कर सकते हैं टोकन की वैल्यू से। तो ये आपका ऐसे सेट हो जाएगा। और साथ ही में हमें बियरर और स्पेस भी पास करना है, तो वो मैं एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और एल्स में अगर ये चीज़ नहीं है तो इस चीज़ को हमें बेसिकली डिलीट कर देना है, इस वैल्यू को। तो सीधा सीधा लिखते हैं डिलीट, और इक्वल टू का पार्ट यहाँ पे हटा देते हैं। तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एक्सियोस, तो लिखते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और ये आपका यूज़ इफ़ेक्ट का पार्ट डन। और इसके बाद इसके जो भी हमारे एक्सपोर्ट करने वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सीधा सीधा एक यूज़ ऑथ को तो सीधा ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट यूज़ ऑथ, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या एक्सपोर्ट होगा वो हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम ऑथ प्रोवाइडर यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसको करते हैं सेव, और जो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू है उसमें भी दोनों सेट टोकन और सेट टोकन ही पास कर देते हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे हमारे जो भी इनर चाइल्ड्स हैं उनको। तो अगर आप टोकन की वैल्यू को फेच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और सेट करना चाहते हैं कहीं अंदर से तो वो भी हो जाए। तो बेसिकली कहीं और से में सिर्फ ऑथ आता है। तो जो हमारे app.tsx में जितने भी राउट्स हैं उनके ऊपर ही मैं इस पर ऑथ प्रोवाइडर लगा दे रहा हूँ, तो पूरी एप्लीकेशन हमारी ऑथ प्रोवाइडर के अंदर आ जाएगी। तो ब्राउज़र ऑटो से पहले ऑथ प्रोवाइडर, और वो आएगा हमारा कॉन्टेक्ट से। तो इसको करते हैं सेव। ये आपका जो पूरी एप्लीकेशन को बाइंड करने का काम था वो हमारा ऑथ प्रोवाइडर के अंदर हो गया। और क्योंकि यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर में ऑलरेडी हमने सब कुछ सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक हमारा ऑथ प्रोवाइडर से बाइंड करने के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा टोकन सेट हुआ है उसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या वो टोकन प्रॉपरली हमें यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं हमारा लेट्स से auth.tsx में, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ ऑथ फंक्शन बनाया है वहाँ से उसका। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट, और मेरे को यहाँ से ऑथ से सेट टोकन करना है, तो सेट टोकन इक्वल टू यूज़ ऑथ, और यूज़ ऑथ आपका खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर से। तो आप देखेंगे सेट टोकन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एरर दे रहा है। एक तो टाइपस्क्रिप्ट का एरर है, तो टाइपस्क्रिप्ट का एरर हटाने के लिए वही आपका ब्रैकेट कॉलन लगा के एनी, और सेट टोकन मैं यहाँ पे कहाँ पे करूँगा, जहाँ पे मैं नेविगेट कर रहा था, नेविगेट से पहले मैं सेट टोकन करूँगा, और वहाँ पे लिख दूँगा response.data.token। तो इसको करते हैं सेव, और मैं चलता हूँ ऑथ प्रोवाइडर में। और ऑथ प्रोवाइडर में अगर आप देखेंगे टोकन पे ही मेरा ये यूज़ इफ़ेक्ट काम करेगा। जैसे ही मैं वहाँ से हिट करता हूँ टोकन, तो ये टोकन सेट होगा, और फिर यूज़ इफ़ेक्ट आपका चलेगा, जो कि आपका लोकल स्टोरेज में भी उस चीज़ को जाके सेट कर देगा, और इवन मेरे हेडर में भी सेट कर देगा। तो इसके बाद मैं आता हूँ अपनी layout.tsx में। अब layout.tsx में हमें क्या करना है,
मैं लेता हूँ एक कांस्टेंट और यहाँ पे मैं दोनों ही वैल्यू लेता हूँ, तो टोकन और सेट टोकन, और इसको मैं लिखता हूँ यूज़ ऑथ। तो यूज़ ऑथ मेरे को ये दोनों वेरिएबल प्रोवाइड कराएगा, और इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ ऑथ को। तो यहाँ पे VS कोड का यूज़ करते हुए फिक्स करते हैं इसको, तो अपने आप ही इंपोर्ट होगा। और इसको मैं ले लेता हूँ एज एनी, और एनी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, और सीधे सीधे यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि मैं कुछ वैल्यूज़ देखूँगा। यहाँ पे एक यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं कि जब भी हमारा एक ये लेआउट पेज इनिशियली हिट होता है तो ये यूज़ इफ़ेक्ट आपका रन होगा। और इस पे मैं लिखता हूँ इफ़ अगर आपका टोकन है, तो अगर टोकन है तो आपका कुछ हमें काम करना है, नहीं तो एल्स में कुछ काम करना है। तो इफ़ नेविगेट, अगर टोकन नहीं है तो सीधा सीधा नेविगेट कर देते हैं ऑथ पे, सिंपल। और अगर टोकन है तो हम यहाँ पे नेविगेट करते हैं होम पे, तो स्लैश फॉर होम, और इसके बाद मैं कांस्टेंट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, और ये आपको खुद ही इंपोर्ट हो गया है। और इसको मैं चेंज करता हूँ स्मॉल n, और ये आपका यूज़ इफ़ेक्ट डन। और इसके बाद मेरे को एक काम और करना है कि जो हमारा एक्सियोस है वो कुछ इंटरसेप्टर्स देता है, तो उसका भी यूज़ करते हैं। तो दो इंटरसेप्टर यहाँ पे मिलते हैं, एक मिलता है रिक्वेस्ट के लिए, एक मिलता है रिस्पॉन्स के लिए। हम रिस्पॉन्स वाला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन जब यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं पे भी अगर ऐसा कोई एरर आता है जिसमें हमें वो कहता है कि 403 एरर है, आप ऑथोराइज नहीं हो इस चीज़ के लिए जो आप करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा टोकन यहाँ पे जो वो है वो एक्सपायर कर गया। तो हर पेज पे अलग अलग चेक्स लगाने से बढ़िया ये है कि मैं इंटरसेप्टर का यूज़ करूँ, और जब भी मेरा एक्सियोस एरर में ये कहता है कि आपका जो टोकन है वो एक्सपायर हुआ है, तो मुझे वहीं पे फुल लॉग आउट करा देना है यूज़र। तो एक बार चलते हैं, एक बार यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 403 फॉरबिडन का एरर है वो हमें लेके चलना है। तो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 403, यहाँ पे मैं सेट टोकन कर दूँगा यहाँ पे ब्लैंक। तो जैसे ही मेरा ब्लैंक सेट होता है टोकन की वैल्यू चेंज होगी, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, और क्योंकि टोकन की वैल्यू ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, वो आपका लोकल स्टोरेज से टोकन हटाएगा और एक्सियोस हेडर से भी हटा देगा। और यहाँ पे मैं इवन नेविगेट भी कर देता हूँ स्लैश ऑथ पे। तो लेआउट से ही हमारा ये टेस्ट हो जाएगा कि इंटरसेप्टर पे जब भी ये प्रॉब्लम आती है कि 403 होता है, एक तो आप सेट टोकन को कर दो ब्लैंक और नेविगेट कर जाओ ऑथ पेज पे। और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, आई गेस ये जो हमने 2 रखा था इसको 1 कर लेते हैं ताकि हमारी टेस्टिंग जल्दी हो पाए। तो इसको मैं करता हूँ सेव, और आते हैं लेआउट पे। तो यूज़ इफ़ेक्ट नेविगेट टू दिस और दिस, ये भी हमारा सेट है, और इसको करते हैं सेव और ट्राई करते हैं एक बार यूज़ करने के लिए। तो अभी ये होम पेज पे है, तो एक काम करते हैं, इवन मैं जाता हूँ हमारे होम पेज पे भी, हमें कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है होम पेज पे, तो इस पे भी एक बेसिक यहाँ पे आई गेस इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक बेसिकली बटन डालना है जो कि मैं यूज़ करूँगा, वो हमारी जो वेरीफाई वाली API हमने बनाई थी उसको कॉल करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि जब मैं एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ और उस समय अगर मेरा टोकन एक्सपायर होता है तो क्या वो मुझे उठा के लॉगिन पेज पे दोबारा भेजता है या फिर नहीं। तो रिटर्न में लिखता हूँ डिव हेडिंग 1, यहाँ पे लिखते हैं होम, और जो बटन मैंने इंपोर्ट किया है उसी का यूज़ करके बटन, और बटन पे मैं लिख देता हूँ चेक, और यहाँ पे चेक टोकन और विथ API, और यहाँ पे मैं बटन पे लिखता हूँ ऑन क्लिक पे आपको कॉल करना है वेरीफाई। अब इस वेरीफाई फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं।
तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट वेरीफाई इक्वल टू, ये आपका रहेगा फंक्शन, और इस फंक्शन पे हमको वही हमारा जो एक्सियोस है उसका गेट कॉल करना है, और इस पर मैं लिखता हूँ API URL प्लस आपका /auth/verify एंड आई गेस चेक था या वेरीफाई था, एक बार देख लेते हैं। तो ये वेरीफाई है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ वेरीफाई, और इसके बाद इस API URL को भी बना लेते हैं कांस्टेंट API URL इक्वल टू आपका लेट्स से HTTP एंड देन लोकल होस्ट 3000, और इसके बाद गेट के बाद डॉट लगा के हम लिख सकते हैं देन, और इस देन पे वही आपका रिस्पांस मिलेगा हमें, और फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि इसी रिस्पांस को अगर रिस्पांस डॉट डेटा है तो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आपका रिस्पांस डॉट डेटा, और इसके बाद इसको करते हैं सेव और चलते हैं हमारे फ्रंट एंड पे। तो आप देखेंगे होम और बटन दोनों ही दिख रहा है। एक काम करते हैं, क्लासेस भी दे देते हैं। मैं लिखता हूँ क्लास नेम डार्क पे टेक्स्ट वाइट एंड फ्लेक्स कॉलम, और आपका इसको करते हैं सेव, और जो होम हमारी हेडिंग है उस पर भी मैं क्लास नेम में देता हूँ मार्जिन बॉटम 5। तो आप देखेंगे अब हमें ये ऐसा दिख रहा है। और एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट लेट्स से अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, सेव। तो अभी हमारा होम पेज टेस्टिंग के लिए आई गेस इनफ है। तो मैं करता हूँ इसको इंस्पेक्ट कंसोल, इसको करते हैं क्लीन, और यूज़ इफ़ेक्ट पे हमें कहीं पे प्रॉब्लम है तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं पहले कॉल करने से पहले। तो मैं जाता हूँ हमारे आई गेस ये यूज़ इफ़ेक्ट का एरर जो आ रहा है ये हमें आ रहा है आपका लेआउट पे, जो हमने यूज़ इफ़ेक्ट लगाया था उस पर हम ब्रैकेट लगाना भूल गए थे पीछे, तो कॉमा लगा के एक ब्लैंक आपका ब्रैकेट्स। तो अब आपका यूज़ इफ़ेक्ट का एरर चला गया। तो आप देखेंगे जब मैंने क्लिक किया वेरीफाइड पे तो ये हमको एरर तो इसने थ्रो किया है, लेकिन कहीं आगे जाके हमें इवन रिटर्न नहीं किया है। तो ओके, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ गेट रिक्वेस्ट में और करते हैं सेव। और अब मैं हिट करता हूँ तो अब ये 403 एरर थ्रो करने के बाद हमको लॉगिन पेज पे वापस लेके आया ऑथ पेज पे। तो यही था, हमने जो अभी इंटरसेप्टर वगैरह लगाए हैं वो आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं। इनवैलिड टोकन है और ये वापस हमको ऑथ पेज पे लेके आया है। और एक बार अब लॉगिन करके भी देखते हैं, admin@mail.com, पासवर्ड मैं देता हूँ 12345 लॉगिन। तो ये आपका होम पेज पे लेके जा रहा है। और अगर होम पेज पे अगर मैं हूँ और मैं चैट टोकन विथ API कॉल करता हूँ तो मेरे को अपनी खुद की डिटेल्स ये रिटर्न करेगा, जो कि प्रॉपरली यहाँ पे रिटर्न हो रही है। और इसको मैं एक बार और हिट करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे प्रॉपर रिटर्न हो रहे हैं। अब मेरा जो टोकन है वो 1 मिनट के बाद एक्सपायर होगा। तो अभी मैं कितनी बार भी हिट करूँ ये आपका क्या कहते हैं एरर नहीं रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट तक मेरा टोकन एक्सपायर नहीं होने वाला। तो 1 मिनट तक मैं अपनी एप्लीकेशन प्रॉपरली यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे ही 1 मिनट हो जाता है उसके बाद अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। तो जब तक 1 मिनट नहीं होता है तब तक यहाँ पे कुछ इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। तो आगे जाके जब हम इसमें चैट एप्लीकेशन पे आगे क्या करने वाले हैं, सॉकेट का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो एक बार हिट करता हूँ अब मैं, तो आप देखेंगे फॉरबिडन का एरर और हमें ये प्रॉपरली वापस ऑथ पे लेके आया है। तो इसी के साथ हमारा जो ऑथेंटिकेशन पार्ट था चैट एप्लीकेशन का वो डन होता है। तो आगे जाके हम इसमें और भी पार्ट्स बनाने वाले हैं इस चैट एप्लीकेशन के। तो जब तक ये फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।